हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति वन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 88। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 87 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आप सब ने अब तक पढ़ा था किट्टू और दादाजी उन चारों पर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो रुद्र के कानों में जब किट्टू के हंसने की आवाज़ पड़ती है तो रुद्र ने भी मुंह बनाकर दादी से कहा कि दादी देख लो, मुझे देखकर हंस रही है ये। तो दादी ने भी अपनी आंखें दिखाते हुए कहा कि तो क्या तुझे देखकर रोएगी वो? तेरी इन हरकतों पर हर कोई हंसेगा तो वो भी हंस रही है। तो चलिए देखते हैं आगे इस कहानी में अब क्या होने वाला है। तो रुद्र ने भी अब दादी की बात सुनकर और भी ज्यादा मुंह बना लिया। तो दादी ने भी फिर से कहा कि तुम दोनों दोस्त खुद को समझते क्या हो? छोटे बड़े की शर्म है भी या फिर नहीं? जब मैंने तुम्हें पीने के लिए मना किया था तो फिर पी कर क्यों आए हो घर पर? अरे अभी से ही ये हालत है तुम्हारी, कल को हम चले गए तो तुम दोनों तो घर को दारू का अड्डा ही बना दोगे। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तुम पर। ये सुनकर रुद्र और निहाल तो चुपचाप से मुंह लटका कर खड़े रहते हैं, लेकिन शुभ वो तो नशे में भी चुप नहीं रहता था। शुभ अभी दादी के पास आकर बोलता है कि ए संजय की माता जी, आप कहाँ जा रही हो? जरा हमें ये तो बता दो, मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा। और दूसरी बात, दादी दारू का अड्डा नहीं बोलते हैं, हाउ जी, बार बोलते हैं, बार। अभी अब कल से बार ही बोला करो। तो दादी ने भी घुमाकर शुभ के गाल पर एक चांटा चढ़ दिया था और फिर शुभ जो 2 चक्कर काट गया था और फिर रोता हुआ नील के पास गया। तब तक नील भी एकदम से खड़ा हो गया था, जो कि भी थोड़ी देर पहले घुटनों के बल बैठकर चंद्रकला जी को प्रपोज कर रहा था। तो नील ने भी शुभ को बच्चों की तरह अपने गले लगाकर कहा कि चुप हो जा मेरे छोटे शेर, कोई नहीं मारेगा तुझे। तो शुभ ने भी दादी की शिकायत करते हुए कहा कि नील भैया देखो ना, फिर से आपकी दादी ने मुझे थप्पड़ मारा है। तो नील ने भी अब नशे की हालत में कहा कि चुप हो जा छोटे शेर, वरना दादी मुझे भी मारेंगे, इसीलिए कह रहा हूँ अपना रोना बंद कर दे। तो दादी भी गुस्से में बोलती है कि सिर्फ तुझे नहीं मारूंगी, तुम चारों को ही मारूंगी। तुम चारों को तो अब मेरी कोई भी बात का कोई मोल नहीं रहा है। जब मन करता है चौकड़ी बैठ जाती है दारू पीने के लिए और फिर घर आ जाते हो मुंह उठाकर झूमते हुए। तो रुद्र बोलता है कि गलत बात है दादी, झूमते हुए नहीं आए हैं हम तो जय भैया की गाड़ी से इज्जत के साथ आए हैं। जय भैया इज्जत के साथ लेकर आए हैं, आप हमारी बेइज्जती कर रही हो दादी। तो दादी ने भी गुस्से में रुद्र को देखा और फिर जाकर उसके कान को पकड़कर खींचते हुए कहा कि बिजनेस टाइकून होगा तू, दुनिया वालों के सामने समझा बेइज्जती कर रही हूँ मैं तेरी, अभी बताती हूँ तुझे बेइज्जती कैसे करते हैं। इतना कहकर अभी दादी ने रुद्र के कान को छोड़ दिया और फिर दादी ने फिर जाकर निहाल को देखा और गुस्से में घूरते हुए बोली कि तुझे भी कुछ कहना है क्या? तो निहाल ने जल्दी से नाम में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नशे में एक उंगली अपने मुंह पर रख ली, जिसका साफ मतलब था कि नहीं, मैं तो बस चुप हूँ दादी, मुझे कुछ भी नहीं कहना है और ना ही आपके साथ बहस करके आपके हाथों से पीटना है मुझे। उन चारों की हालत देखकर अब घर की बहुओं की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, वो सब मिलकर बहुत ज्यादा हंस रही थी। तो वहीं दिग्विजय सिंह जी भी सोफे पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। तो चारों को ही अब अपने पोतों को देखकर कहीं ना कहीं खुशी भी महसूस हो रही थी। इस खुशी के लिए उन्होंने कितने ही साल गुजार दिए थे। तो दिग्विजय सिंह जी और चंद्रकला ही जानते थे कि उन्होंने चारों की परवरिश कैसे करी है और वो इन चारों से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। चारों के अंदर ही कोई भी गलत गुण नहीं था। दादा दादी दोनों ने ही मिलकर चारों के अंदर अच्छे ही संस्कार डाले थे और इसका जीता जागता उदाहरण रुद्र खुद ही था। रुद्र ने भी किट्टू को कितना भी टॉर्चर किया था, लेकिन कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। और जब वो कुछ भी गलत करने की कोशिश करने भी लगता तो नील ने अपने संस्कारों के चलते उसे हमेशा रोक लिया था। आज तक चारों ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था। ये सब दादा दादी के संस्कार ही तो थे। केवल वो चारों चाहकर भी गलत नहीं कर सकते थे, कि कभी सोचते भी तो भी नहीं कर पाते थे। निशा ने भी रुद्र के साथ इतना कुछ कर दिया था, लेकिन फिर भी रुद्र ने निशा के साथ आज तक कुछ भी गलत नहीं किया था। तभी नील ने दादी को देखकर कहा कि चंद्रकला मेरी जाने मन, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो, कैसे मानोगी? जरा मुझे ये तो बताओ, तुम कहो तो ये चांद और तारे तोड़कर ले आऊं तुम्हारे लिए, तुम कहो ना तो इन हवाओं को भी रुख बदल दूंगा मैं, तुम कहो तो ये प्रताप हाउस के गार्डन में ताजमहल बनवा लग के ला दूंगा तुम्हारे लिए। तो नील की अभी ऐसी बेतुकी सी बात सुनकर अवनी को तो हंसी ही आ रही थी। नील ने भी एक नजर अवनी को देखकर घूरा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है कि तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, अपनी चंद्रकला को कह रहा हूँ। तुम अपने लिए बिल्कुल भी मत सोचना, तुम्हें खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी चंद्रकला आज ना बहुत ज्यादा नाराज है और आज मैं अपनी चंद्रकला को मनाकर ही रहूंगा, फिर मुझे कुछ भी
भी करना पड़े। तो दादी अभी नील के पास आती हैं और फिर उसने शुभ को नील से दूर किया और फिर नील को कान पकड़कर मरोड़ते हुए बोलती हैं कि चल चल तोड़कर ला चांद और तारे, मैं भी तो देखूं कौन सा बजरंगबली तेरे अंदर आ गया है जो तू चांद और तारे तोड़कर ला देगा मुझे। नील ने भी अपने कानों को छुड़वाते हुए कहा कि देखो चंद्रकला, मुझे ना चैलेंज बिल्कुल भी मत करो, मैं सच में चांद और तारे तोड़कर ला दूंगा तुम्हारे लिए, फिर मत कहना। इस पर अभी दादी ने और भी जोर से उसके कान को मरोड़ते हुए कहा कि चांद तारे नहीं तो तू मुझे ताजमहल भी इस गार्डन में ला कर देगा। अब कल सुबह मुझे ताजमहल मेरे गार्डन में चाहिए, समझा तू? और हाँ, हवाओं का रुख भी तो तू बदलेगा ना मेरे लिए। तो निहाल ने भी नील को बीच में ही रोकते हुए कहा कि नील ने एक नज़र अभी निहाल को देखा और फिर बोला कि जमाई साहब, मेरे और मेरी जाने मन के बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है तुमको। मेरी जाने मन जो भी कहेगी ना, मैं वो सब कुछ ला कर दूंगा उसे। तो नील की इतनी शरारत भरी बातें सुनकर तो कहीं ना कहीं अब दादी के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, जो छुपने से भी छुप नहीं रही थी। इतने में ही अभी दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि बस करो ना चंद्रकला, आखिर तुम अपने पोतों की बातों में आ ही गई ना, आखिर तुम इसकी बातों में आकर मुस्कुरा ही थी ना। नील की बातों में तो तुम हर कोई आ जाता है ना, तो तुम भी आ ही गई, मैं भी तो आ जाता हूँ। अरे हम दोनों को ही क्या, पूरा प्रताप हाउस ही नील की बातों में आ जाता है। हमारा नील नहीं है, दूसरा संजय है, दूसरा संजय। तो दादी ने भी दिग्विजय सिंह जी की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं कोई इनकी बातों में नहीं आई हूँ। इतना कहकर अभी दादी ने आसपास अपनी नज़र घुमाई तो एक डंडी उनके हाथ में लग गई। तो दादी ने उस डंडी को जल्दी से उठाया और फिर नील को जैसे ही मारने की हुई तभी नील वहां से भाग गया। तो दादी ने भी फिर डंडी शुभ को दिखाई तो शुभ भी वहां से जल्दी से भाग जाता है। तो दादी भी फिर रुद्र के पास आती हैं, लेकिन निहाल जो पहले से ही वहां भाग गया था, रुद्र भी थोड़ा थोड़ा से पीछे हटता हुआ किट्टू के पीछे जाकर छुप जाता है। तो दादी ने भी किट्टू से कहा कि किट्टू सामने से हटो बेटा, आज इन चारों भाइयों को एक एक डंडी पड़ जाएगी ना तो इन सब की अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर कभी भी नहीं पी के आएंगे घर पर। इन चारों की चौकड़ी तो आज मैं सही करती हूँ। तो किट्टू के दिल अब पसीज रहा था, वो नहीं चाहती थी कि दादी अभी रुद्र को एक भी डंडी मार दे। तो किट्टू अभी कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रुद्र के आगे से भी नहीं हट रही थी कि तभी नील जो पीछे से बोलता है कि दादी बच्चा आगे से नहीं हटेगा और फिर ये बात आप भी जानती हो और आप रुद्र को नहीं मार पाओगी। तो नील की बात सुनकर अभी दादी के चेहरे पर फिर से एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तो दादी अभी 4 कदम चलकर नील के पास जाती हैं और फिर बोलती है कि रुद्र नहीं तो तुझे तो मैं पीट ही सकती हूँ ना। इतना कहकर अभी दादी नील के पीछे आती हैं और तो नील फिर से भागता हुआ भी दादाजी के पास में आ जाता है और फिर दादाजी के पास बैठकर उन्हें अपने गले लगाता हुआ बोलता है कि दादाजी बचा लीजिए ना प्लीज़, आज तो आपकी चंद्रकला सच में बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है। तो दादाजी ने भी अब नील को किसी छोटे बच्चे की तरह अपने सीने से लगा लिया था और फिर दादी की तरफ देखकर कड़कती हुई आवाज़ में बोले कि बस करो चंद्रकला, बच्चे ही तो है और फिर यही तो उनकी उम्र है मौज मस्ती करने की, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे चारों मिलकर मस्ती। वैसे भी हमारे पोते कुछ भी गलत नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत ड्रिंक ही तो कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो वहीं अभी नील जो कि दादाजी के सीने पर अपना सर रखकर बैठा हुआ था, उसने भी धीरे से कहा कि आई लव यू दादाजी, आप ना सच में बहुत ही अच्छे हो। दादाजी ने भी नील के माथे को चूमकर कहा कि आई लव यू टू मेरा बच्चा। तो शुभ ने भी जानबूझकर अब सुबकते हुए कहा कि मैं तो फिर से इमोशनल हो गया यार। तो दादाजी ने भी हंसकर अभी शुभ को भी अपने पास आने का इशारा किया और फिर शुभ भी धीरे धीरे दादाजी के पास आता है और दूसरी तरफ बैठ जाता है और उसने भी अब दादाजी को कसकर गले लगा लिया था। तो वहीं ये सब कुछ देखकर निहाल की आंखों में भी पानी आ ही गया था। तो निहाल भी अब सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। तो दादी ने भी निहाल का चेहरा देखा तो उसे 1 सेकंड में भी समझ में आ गया था कि निहाल भी अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया है। तो निहाल को भी जितना भी प्यार मिला था वो सब प्यार तो अभी प्रताप हाउस से ही मिला था। उसके खुद के पापा ने तो कभी भी उसे प्यार ही नहीं किया था, ना आज तक कभी ढंग से बात करी थी। ये कह सकते हैं कि सीमा ने कभी भी सुधीर को निहाल के पास रहने ही नहीं दिया और ना ही कभी उसे अपना प्यार देने दिया। तो निहाल की हालत देखकर अब दादी भी निहाल के पास जाती हैं और फिर निहाल ने भी अपनी बाहें अभी दादी के गले में लपेट दी थी और उनके गले लग गया था। तो दादी ने भी अब निहाल की कमर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा निहाल, हम है ना तो तू इतना ज़्यादा इमोशनल
इमोशनल क्यों हो गया? क्या मैं तेरी दादी नहीं हूँ क्या? क्या मैंने तुझे कभी प्यार नहीं किया है जो तू इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया है? क्या दादाजी ने तुझे कभी प्यार नहीं किया है? अरे हम तो तुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हमने अपनी सबसे अनमोल चीज़ तुझे ही दे दी है बेटा, फिर भी तू अपनी आंखों में पानी लेकर खड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा क्यों इमोशनल हो रहा है तू? तो निहाल अभी कुछ भी नहीं बोलता है, बस ऐसे ही चंद्रकला जी को अपने गले लगाकर खड़ा रहता है। ये सब कुछ देखकर कहीं ना कहीं नव्या और अवनी दोनों की ही आंखें नम हो गई थी। तो दादी भी अब तक निहाल की कमर को ही रब कर रही थी और फिर निहाल भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। उसे संभालने की कोशिश कर रही थी दादी। तो निहाल की आंखों से अब गिरा हुआ एक बूंद दादी की गर्दन पर गिर जाता है। तो दादी ने भी अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत कर दी थी निहाल पर। तो निहाल ने धीरे से कहा कि आई लव यू दादी। तो दादी अभी कुछ भी नहीं बोलती है। इतने में ही शुभ बोलता है कि दादी, जमाई साहब आपको आई लव यू बोल रहे हैं, आप क्या आई लव यू टू नहीं बोलोगी? तो दादी ने भी मुस्कुरा कर कहा कि आई लव यू टू निहाल। तो शुभ बोलता है कि दादी, दादू भी आपको आई लव यू बोल रही हैं। तो ये सुनते ही अभी दिग्विजय सिंह जी ने शुभ के कमर पर हल्का सा मारकर कहा कि शुभ के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई थी। तो वहीं रुद्र भी किट्टू को अपनी बाहों में लेकर खड़ा हुआ था। तो रुद्र ने भी किट्टू के माथे को किस किया और फिर किट्टू ने भी अपने दोनों हाथ रुद्र के गाल पर रखे और फिर आंखों से इशारा किया कि वो भी दादी के पास चला जाए। तो रुद्र ने भी अब किट्टू की बात को समझते हुए दादी के पास धीरे से चला गया था और फिर दादी को पीछे से कसकर अपने गले लगा लिया था। दादी आज बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो दादी ने भी अपना खूब सारा प्यार रुद्र पर लुटाया और फिर अब तो चंद्रकला जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्हें भी इस वक्त संजय और संध्या की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। न जाने ऐसे ही कितने पल चंद्रकला ने गुजार दिए थे जिसमें उन्हें अपने बेटे की और अपनी बहू की बहुत ज़्यादा याद आती थी। लेकिन फिर भी नील को देखकर कहीं ना कहीं वो सब्र कर लेती थी कि कहीं ना कहीं उनका बेटा उनके पास में ही है। तभी दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि अच्छा, पूरी रात अब ऐसे ही गार्डन में बैठे रहने का इरादा है क्या? अंदर नहीं चलना है क्या? चलो चलो अब सब के सब अंदर चलते हैं घर के। तो दादाजी की बात सुनकर अभी नील अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर नील अभी 2 कदम ही आगे चला था कि तभी शुभ ने नील की पीठ पर उछल कर बैठते हुए बोला कि मैं तो भाई की कमर पर चढ़कर ही जाऊंगा, मुझसे अब अंदर नहीं चला जा रहा। तो नील भी अभी नशे में ही था और वो भी शुभ को अपनी पीठ पर लटका कर घर के अंदर लेकर आ गया और फिर धीरे धीरे सब अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तो अभी दिग्विजय सिंह जी और दादी भी दोनों ही अपने कमरे में जा चुके थे। तो देखते हैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग में इनका क्या होता है। तो प्रताप हाउस के हॉल में अभी बीचों बीच में एक लंबी सी सीढ़ी लगी हुई थी जिस पर एक आदमी कपड़ा लेकर झूमर को साफ कर रहा था और फिर एक आदमी उस लंबी सी सीढ़ी को पकड़कर नीचे खड़ा हो रहा था। वो दोनों ही आदमी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे और फिर उस आदमी के हाथ में अभी पानी की बोतल भी थी और फिर एक कपड़ा भी था। तभी वो सीढ़ी हल्की हल्की से हिलने लगती है और उस सीढ़ी पर चढ़ा हुआ आदमी जो नीचे की तरफ देखता है और फिर गुस्से से बोलता है कि नील भैया, ये क्या कर रहे हो आप? ऐसे सीढ़ी को हिला क्यों रहे हो? मैं नीचे गिर जाऊंगा यार, हड्डी पसली टूट जाएगी। गिराने का इरादा है क्या आपको? यहाँ से अगर गिरा ना तो 206 हड्डियाँ की अभी 406 हड्डियाँ बन जाएंगी। ढंग से पकड़कर खड़े रहिए। तो नील ने भी हल्के गुस्से में कहा कि अच्छा, ज़्यादा इतना मत समझा तू, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। कल बोला था ना मैंने तुझे कि तुम तीनों को कि बस 1 घंटा ही मैं अपनी चंद्रकला को रोक सकता हूँ, लेकिन नहीं, तुम तीनों ही नहीं माने और उसका भुगतान आज करना पड़ रहा है। तो अब पूरा दिन ऐसे ही झूमर को साफ कर और हाँ, अभी तो गार्डन भी साफ करना है, अभी तो सारे एसी भी साफ करने हैं और खिड़कियां दरवाजे इन सब को भी तो साफ करना है। अब तेरी खैर नहीं, आज पूरे घर की सफाई तू करेगा। दादी अब हमें ऐसे तो नहीं छोड़ेंगी, पूरा घर साफ करवा कर ही मानेंगी हम चारों से। तो शुभ ने भी अब झूमर को साफ करते हुए कहा कि अच्छा भैया, वो दोनों टॉम एंड जेरी कहाँ पर हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर नील ने भी अब थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा कि यार वो दोनों तो बस किचन को साफ कर रहे हैं। तो शुभ भी अभी ठठार के मार कर हंसने लगता है और बोलता है कि उनके लिए तो किचन ही बना है, बस किचन को ही साफ करते रहते हैं। वो दोनों किचन साफ कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। तो शुभ ने अब झूमर में से एक बल्ब को निकाला और फिर उसे साफ करते हुए बोलता है कि उन दोनों से किचन साफ भी हो जाएगा या फिर नहीं? अबे तू अपने झूमर पर ध्यान दे, उनके किचन पर नहीं, समझा तू? नील ने भी अब शुभ को डांट लगाते हुए कहा, क्योंकि नील जो भी काफी ज्यादा
ज़्यादा इरिटेट हो चुका था सीढ़ी पकड़कर। तभी दादाजी अपना अखबार लेकर गार्डन से घर के अंदर आते हैं। तो दादाजी अभी सुबह से ही अखबार लेकर गार्डन में बैठे हुए थे। शुभ ने भी दादाजी को देखकर टोंट कचते हुए कहा कि संजय के पिताजी सारा दिन अखबार ही पढ़ते रहोगे क्या? कुछ आकर काम भी करवा लो हम सबके साथ, या फिर संजय की माता जी ने आपको काम बताना छोड़ ही दिया है, बस हम चारों को ही पकड़ लिया है। तो शुभ की बात सुनकर अभी नील दबी हुई हंसी हंस रहा था। तो वहीं दादाजी शुभ को हैरानी से देख रहे थे। शुभ अभी तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आता है। तो शुभ ने अभी झूमर को साफ कर दिया था। शुभ अभी जैसे ही नीचे उतरा तो दादी ने उसकी कमर पर हाथ मार कर कहा कि अच्छा क्या कहा तूने? संजय के पिताजी को काम करने के लिए वो काम करेंगे? तो शुभ अभी नील के पीछे आता हुआ बोलता है कि दादी आपको नहीं लगता है कि आपके हाथ पैर कुछ ज़्यादा ही चलने लगे हैं आजकल? आप हम चारों को ज़्यादा ही नहीं मारने लगी हो? आपको सारे घर में बस हम ही चारों दिखाई देते हैं क्या? तो जब भी आपका हाथ साफ करने का मन करता है आप मुझ पर ही हाथ साफ कर देती हो। इस पर अभी दादी ने भी शुभ को उंगली दिखाते हुए कहा कि घर में बकवास भी तो तू ही सबसे ज़्यादा करता है ना, बाकी कोई तो इतनी ज़्यादा बकवास नहीं करता है। मैंने क्या बकवास की? शुभ ने भी अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर दादी से पूछा। तो दादी बोलती है कि अभी क्या कहा तूने संजय के पिताजी को कि सारा दिन अखबार पढ़ते हो, कुछ काम भी कर लिया करो। क्या अब ये दिन भी दिखाएगा तू हम सबको? अब इस उम्र में भी तेरे दादाजी काम करेंगे क्या? और तुम चारों के चारों दारू पीकर घर पर आओगे और कोई काम करने को कह दो तो हम सबसे जवान भी लड़ाओगे? अभी रुक रुक तुझे अभी बताती हूँ। तो शुभ बोलता है कि ठीक है, दारू पीकर घर नहीं आएंगे, कल से हम यहीं पर दारू पी लिया करेंगे दादी। तो दादी भी गुस्से में घूर कर शुभ को देख रही थी। तो वहीं नील और दिग्विजय सिंह जी भी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। दादी ने भी फिर से शुभ की तरफ देखते हुए कहा कि शुभ अगर मुझसे पीटना नहीं चाहते हो तो चुपचाप से जाकर बाकी के सारे काम भी खत्म कर लो, नहीं तो आज के आज ही तेरी हड्डियों को तोड़ दूंगी। तो शुभ ने भी अब नील की बाजू को पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले जाने लगा और फिर बोलता है कि चलो भैया, इस घर में हमारी नौकर से भी ज्यादा इज्जत नहीं है, चलकर गार्डन साफ करते हैं। नौकरों से भी कम इज्जत मिलती है हमें, वरना दादी खाना भी नहीं खाने देंगी हम सबको। तो दादी ने भी फिर दिग्विजय सिंह जी को देखकर कहा कि और आप मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हो क्या? जब भी शुभ आपके साथ बदतमीजी करता है तो उसे मारते क्यों नहीं हो आप? उसे क्यों नहीं डांट लगाते हो? इस पर दिग्विजय सिंह जी ने भी थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि चंद्रकला, उसे बदतमीजी नहीं कहते हैं, वो तो हमारे शुभ का प्यार है हम सब के लिए, बस उसका प्यार ऐसे ही बाहर निकलता है जो कि तुम समझ नहीं पाती हो। और आपका शुभ। दादी भी बड़बड़ाती हुई दूसरी तरफ चली जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र जो भी किचन को साफ कर रहा था और निहाल भी बस खड़ा हुआ देख रहा था कि किचन कैसे साफ करते हैं। उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या साफ करे, वो तो बस शुभ को देख रहा था। तो वहीं रुद्र जो किचन में रखे डब्बों को खोलकर उन्हें साबुन में पानी डालकर धो रहा था। तभी दादी आती हैं और फिर उसने एक चम्मच उठाया और फिर निहाल की कमर पर मारकर कहा कि तू क्या खड़ा होकर देखता ही रहेगा, काम नहीं करेगा क्या? तुझे किचन की सफाई नहीं करनी क्या? इस पर निहाल ने कहा कि दादी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। तो दादी ने भी गुस्से में बोलती है कि देख नहीं रहा है रुद्र कैसे काम कर रहा है, तुझे भी ऐसे ही काम करना है। तो निहाल ने भी अब एक हाथ दादी की गर्दन पर लपेटते हुए कहा कि दादी मुझे तो समझ में नहीं आता है कि घर की बहू को तो आपने शॉपिंग पर भेज दिया है और आप हम सब से घर का काम करवा रही हो। इस पर दादी ने भी कहा कि हाँ, मेरी घर की बहुएं रात में दारू पीकर घर नहीं आती हैं, लेकिन मेरे घर के बेटे रात को जरूर घर पर दारू पीकर आते हैं। मेरे घर की बहुएं मेरी सारी बातें भी मानती है, जबकि मेरे घर के बेटे उन्हें उतना ही मना कर लो मगर फिर भी वो मेरी एक भी बात नहीं मानते हैं। तो निहाल और दादी की बात सुनकर अभी रुद्र के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन रुद्र जो अपना काम पूरे डेडिकेशन के साथ ही कर रहा था। तो दादी ने भी निहाल के कान को खींचते हुए कहा कि रुद्र को देख कितने ध्यान से एक एक चीज को साफ कर रहा है और अच्छे से अपना कॉन्सेंट्रेट के साथ काम कर रहा है, और तू यहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहा है। जा तू भी जा, बाहर जाकर कुछ काम करवा ले, समझा तू? इतना कहकर अभी दादी निहाल को अपने साथ बाहर लेकर आ जाती हैं। तो दादी ने भी निहाल के हाथ में एक कपड़ा देते हुए कहा कि ये ले, हॉल की सारी खिड़कियां साफ हो जानी चाहिए आधे घंटे के अंदर। तो दादी अभी अपनी बात को बोलकर वहां से चली गई और फिर निहाल जो अपनी आंखें फाड़े अभी दादी को ही देख रहा था और फिर उसने भी जल्दी से वो कपड़ा देखकर कहा कि यार, ये दादी ना हर साल यही करती है हम सबके साथ, आधा दिन ऐसे ही बीत गया है, चारों
भाई अभी प्रताप हाउस की सफाई करने में लगे हुए थे। ये हर साल का ही था। दादी नौकर को हमेशा छुट्टी दे देती थी और सारी सफाई निहाल, नील और शुभ से ही करवाती थी और रुद्र से भी। तो दादी ने भी कभी भी रुद्र से ज़्यादा सफाई नहीं करवाई थी, क्योंकि वो ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहता था। लेकिन इस बार तो रुद्र भी अभी दादी के हाथ में चढ़ गया था और बेचारा जो चुपचाप से किचन को साफ करने लगता है। सब अपनी सफाई में बहुत ज़्यादा बिजी थे। थोड़ी देर के बाद नव्या भी अपनी तीनों भाभियों के साथ शॉपिंग से घर वापस आ गई थी। दादी ने भी चारू को देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। तो दादी ने भी चारू को गार्डन में बैठने के लिए ही कहा था, क्योंकि अंदर तो सफाई चल रही थी। तो चारू ही अभी गार्डन में बैठ गई थी और फिर शॉपिंग किया हुआ सारा सामान एक दूसरे को दिखाने लगती हैं। तभी किट्टू ने पूछा कि दादी रुद्र कहाँ पर है। इस पर दादी ने भी बोला कि वो होगा कहाँ, वही होगा, किचन को साफ कर रहा होगा, और कहाँ होगा। ये सुनते ही अभी किट्टू का तो एकदम से बुरा हाल हो गया था। तो किट्टू अभी अपनी जगह से खड़ी होकर सीधा अंदर की तरफ जाने लगती है। तो नील ने भी किट्टू को देख लिया था। नील ने भी चिल्लाते हुए कहा कि दादी दादी जल्दी से देखो, किट्टू जाकर अब रुद्र की हेल्प करेगी, और अगर इसने रुद्र की ये जरा से भी हेल्प कर दी ना तो मैं भी ये गार्डन साफ नहीं करूंगा। इतना कहकर नील ने अपने हाथ में जो झाड़ू पकड़ी हुई थी वो गुस्से में जमीन पर फेंक दी थी और बहुत ज्यादा इरिटेट होकर अपने बालों को खुजलाने लगा था। तो शुभ को भी अब बहाना मिल गया था। शुभ ने भी कहा कि हाँ दादी, ये तो चीटिंग है ना, मैं भी नील भैया के साथ धरने पर बैठ जाऊंगा, मैं भी घर का एक भी काम नहीं करूंगा। इतना कहकर अभी शुभ ने भी अपने हाथ का कपड़ा झाड़ू के पास में ही फेंक दिया था। तो किट्टू ने भी दोनों को ही उम्मीद भरी नजरों से देखा, जैसे कहना चाहती हो कि प्लीज प्लीज जाने दो ना, मुझे रुद्र की हेल्प करनी है, वो बहुत ज्यादा थक गए होंगे। लेकिन दोनों ने ही अभी किट्टू की अपनी आंखें देखकर ना में गर्दन हिला दी थी। तो जैसे वो भी कह रहे हो कि नहीं तुम नहीं जा सकती हो, हम सफाई करेंगे तो रुद्र भी हमारे साथ में ही सफाई करेगा। वैसे भी वो पहली बार ही सफाई कर रहा है घर की, हम तो हर साल करते हैं। तो किट्टू ने भी अब फिर नील की तरफ आवाज लगाते हुए कहा कि भैया प्लीज जाने दीजिए ना, उन्हें कहाँ घर के काम करने आते हैं, थोड़ी सी हेल्प ही तो कर दूंगी मैं उनकी, उनका सारा काम जल्दी से खत्म हो जाएगा। इस पर नील ने कहा कि हाँ हाँ, वाह वाह बच्चा, जैसे कि मैं तो घर का परमानेंट ही नौकर हूँ, मुझे तो सारे काम आते हैं ना घर के। तुम्हें पता भी है कि आज पहली बार ही उसने घर की सफाई की है, और तो कभी भी नहीं करता था, वरना हमेशा से तो बस हम तीनों के ही बैंड बजती थी, और आज भी तुम उसकी हेल्प करने जा रही हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर तुमने उसकी जरा सी भी हेल्प कर दी ना तो सच कहता हूँ मैं भी कोई काम नहीं करूंगा। तभी शुभ ने भी दिशा को देखकर कहा कि पिकाचू कुछ सीखो अपनी बहन से, देखा कैसे अपने पति की हेल्प करने के लिए जा रही है, और एक तुम हो कि भाभी की बच्ची की गोद में जाकर बैठने को तैयार हो गई हो। चुपचाप से यहाँ आकर मेरी भी हेल्प करो, मैं भी तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ ना। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या कि तुम्हारा पति इतना ज्यादा काम कर रहा है और तुम हो जो वहाँ पर दांत चमका रही हो बैठकर। तो शुभ की बात सुनकर अब सब हंसने लगते हैं। तो दादी ने अभी फिर से किट्टू को अपने पास बुलाकर कहा कि किट्टू चुपचाप से यहाँ पर आकर बैठ जाओ, तुम कहीं भी नहीं जाने वाली हो, आज तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, उसे भी अपना काम करने दो, और इन दोनों को भी उसे बस हुक्म चलाना आता है ना। तो किट्टू भी अब मन मार कर दादी के पास में बैठ गई थी, लेकिन रुद्र का काम करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वही ये सब कुछ देखकर तो नील और शुभ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था रुद्र काम कर रहा है। तो दादी ने भी दोनों को देखकर कहा कि अब तुम दोनों काम करोगे भी या फिर नहीं, वरना जूते मारूंगी तुम दोनों को अगर तुम दोनों ने काम करने से मना किया। तो नील और शुभ अभी दोनों ही फिर अपना कपड़ा और झाड़ू उठाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरह से आज पूरा दिन वो चारों ही सफाई करते रहते हैं और दिन बीत जाता है। रात का वक्त हो चुका था। आज चारों भाइयों ने बहुत ज्यादा काम किया था। दादी ने भी चारों भाइयों से घर का पूरा काम अच्छे से करवाया था। चारों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे और चारों ही थके हुए डाइनिंग टेबल पर मुंह लटका कर बैठे हुए थे। तो चारों को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे इनके अंदर अब जान एकदम से खत्म हो चुकी हो। तो दादी और अवनी अभी सबको ही खाना परोस रही थी और फिर सब जो आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। तो चारों भाइयों ने भी अभी जैसे तैसे करके खाना खाया और फिर सीधा अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। चारों ही आज बहुत ज़्यादा थक गए थे और जल्दी से सो गए थे। तो किट्टू जब अपने कमरे में आती है तो रुद्र भी सो चुका था। ये पहली बार ही हुआ था कि रुद्र जो किट्टू से पहले ही सो गया था। तो किट्टू ने भी झुककर रुद्र के माथे पर छोटी सी किस की और फिर उसके बगल में आकर उसके पास में लेटकर सो जाती है। तो रुद्र भी आज काफ़ी ज़्यादा काम करके थक चुका था।
इसी तरह से सब सो जाते हैं। अगला दिन सब प्रताप हाउस में इस वक्त दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो दादा दादी भी अब गार्डन में बैठे हुए थे और शुभ, जो अवनी, दिशा, निहाल सब पटाखे चला रहे थे। प्रताप हाउस में खुशियां ऐसे ही सेलिब्रेट होती थी, सब मिलकर साथ में पटाखे चलाते थे और बहुत सारी मिठाइयां खाते थे। तो दादी तो अब त्योहार वाले दिन किसी को भी कहीं भी नहीं जाने देती थी, सब साथ में ही हर त्योहार को सेलिब्रेट करते थे, कोई भी कहीं बाहर नहीं जाता था, सब घर में सबके साथ सेलिब्रेट करते थे। करीब रात के 11 बजे थे। तो दादी ने कहा कि चलो, बहुत ज्यादा फुलझड़ियां चला ली हैं तुम सबने, अब चलकर आराम कर लो और कुछ खा लो। तो शुभ अभी दिशा को लेकर अंदर आने लगता है, तभी दिशा जो एक जगह पर खड़ी हो गई थी। तो शुभ ने कहा कि क्या हुआ है दिशा, तुम ऐसे अंदर क्यों नहीं जा रही, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो दिशा बोलती है कि शुभ, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। तो शुभ अभी दिशा को पकड़ता हुआ अंदर लेकर आता है। तो अवनी ने अभी दिशा को पानी दिया और फिर दिशा ने पानी तो पी लिया था, लेकिन उसकी तबीयत अभी भी खराब लग रही थी। तो अवनी को भी थोड़ा सा शक हुआ, तो वो दिशा के पास बैठकर उसके कान में धीरे से बोलती है कि तुमने अपने पीरियड्स मिस किए हैं क्या? तो दिशा ने भी अब अवनी की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि हाँ, 45 दिन हो गए हैं। तो अवनी बोलती है कि शायद इसी वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तुम्हें चेक कर लेना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, चलो मेरे साथ। तो अवनी अभी दिशा को लेकर सीधा वहां से जा रही थी। तो शुभ ने कहा कि ए भाभी की बच्ची, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ लेकर जा रही हो उसे, कुछ सीक्रेट है क्या तुम दोनों के बीच में? अगर है तो मुझे भी अपने प्लान में शामिल कर लो। अवनी ने कहा कि तू चुप रहा कर, समझा, जाकर अपने भाई के पास बैठ, मैं उसे दवाई देने के लिए जा रही हूँ, बहुत ज्यादा बोलता है तू। तो अवनी भी दिशा को लेकर अपने साथ अपने कमरे में गई थी और फिर थोड़ी देर के बाद अवनी बाहर आती है और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि दादी दादी, आपका एक और पोता घर पर आने वाला है। और ये सुनकर तो सबके मुंह एकदम से खुले के खुले रह गए थे और सबके चेहरे हैरानी से भर गए थे। तो शुभ के चेहरे की स्माइल तो अभी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी। तो सब अभी शुभ को ही देखने लगते हैं और शुभ जो एकदम से शर्मा गया था। तो अवनी की बात सुनकर अभी दादी भी बोलती है कि अवनी, तू सच कह रही है क्या? तो अवनी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ दादी, ये देखिए ना, मैंने अभी अभी दिशा को प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। और दिशा ने प्रेगनेंसी किट दादी को दिखा दी। तो प्रेगनेंसी किट देखकर दादी के चेहरे की भी मुस्कुराहट बड़ी हो गई थी। सभी एक बार फिर से खुश हो गए थे, क्योंकि अब फाइनली दिशा भी प्रेग्नेंट हो ही गई थी। नील ने भी दादी की तरफ देखते हुए कहा कि क्या बात है दादी, आज तो गुड न्यूज ही मिल गई, त्योहार का भी मजा डबल हो गया है, आज तो सच में बहुत खुशी की बात है, अब तो छोटे शेर का भी छोटा शेर आ जाएगा। तो शुभ ने भी अब नील को अपने गले लगाते हुए कहा कि यार भैया बस करो ना, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही, ऐसे मत छेड़ो ना मुझे। तो नील ने भी अब शुभ के कमर पर हाथ मार कर कहा कि साले, इतनी ज्यादा नौटंकी क्यों करता है तुम, एक नंबर का नौटंकी बाज है तू। तो शुभ ने भी फिर से दादी को देखकर कहा कि दिशा दिशा क्यों नहीं आ रही है दादी बाहर? तो दादी ने भी शुभ के सिर पर हाथ मार कर कहा कि क्योंकि वो तेरी तरह बेशरम नहीं है ना, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी शर्म है, इसीलिए नहीं आ रही, उसे सबको फेस करने में शर्म आ रही है, तेरी तरह बेशरम नहीं है। तो शुभ ने कहा कि ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अपने पिकाचू के पास जा रहा हूँ। तो शुभ भी अब काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर सीधा अपने कमरे में चला गया था। तो वहीं अब दादी दादाजी को देखकर बोलती है कि संजय के पिताजी, एक और शुभ आ रहा है, अपनी कमर को कस लीजिए, अब तो आपको सच में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो दिग्विजय सिंह जी भी हंसकर बोलते हैं कि जानता हूँ चंद्रकला, जहाँ एक शुभ को झेलना है वहाँ पर दो शुभ को भी झेल लूंगा मैं, अब तो बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है। तो दादाजी की बात सुनकर अभी सब हंसने लगते हैं और दादी की खुशी का तो आज ठिकाना ही नहीं था। तो किट्टू नव्या भी अभी पहले से ही प्रेग्नेंट थी और अब दिशा भी प्रेग्नेंट हो गई थी, सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तो किट्टू भी अब बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी कि आखिर उसकी बहन भी प्रेग्नेंट जो हो गई थी और साथ में ही सबके बेबी होने वाले थे। तो वहीं अब शुभ जब अपने कमरे में गया तो दिशा की हिम्मत शुभ की तरफ देखने की भी नहीं हो रही थी। तो शुभ एकदम से गया और उसने सीधा दिशा को अपने गले लगाकर अपना चेहरा दिशा की गर्दन में छुपाते हुए कहा कि पिकाचू, सच में पापा बनने वाला हूँ क्या मैं, क्या तुम सच में मुझे गुड न्यूज देने वाली हो? तो दिशा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। और फिर अगले दिन जब सब नाश्ता कर रहे थे, लेकिन दिशा का तो अभी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, वहीं सब जो दिशा को कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर दिशा जो अभी भी कुछ खाती उसका टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता और उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आ रही थी, जिसकी वजह से सब परेशान भी हो रहे थे। तो वहीं किट्टू भी अब काफी ज्यादा उदास बैठी थी। तो दादी ने भी किट्टू को देखकर कहा कि रुद्र, अब तेरा लिटिल खरगोश उदास क्यों
क्यों है इतना ज़्यादा? इस पर अभी रुद्र ने कहा कि दादी मुझे ना आज बहुत ज़रूरी काम है, ऑफिस जाना है मुझे और मेरे पास ज़रा सा भी फ्री टाइम नहीं। और ये जो बैठी है मिस्टर राठौड़ के घर जाने की जिद करके बैठ गई है। मैंने इसे कहा भी है कि ये चली जाए, लेकिन ये कहती है कि नहीं आप ही मुझे लेकर जाओगे तभी जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। इस पर अभी दादी भी रुद्र की तरफ देखते हुए बोलती है कि हाँ हाँ तो लेकर चला जाना इसे, ऑफिस तो तू हमेशा ही जाता है, आज इसे लेकर चला जा अपने साथ। और हाँ इसे क्यों मैं कहती हूँ दिशा को भी लेकर जा तू साथ में, दोनों ही बहनें अपनी मम्मी से मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, दोनों का मन बहल जाएगा। तो दादी की बात सुनकर अभी रुद्र को हल्का हल्का सा गुस्सा आ गया था। वो तो पहले से ही किट्टू को नहीं मना पा रहा था और फिर दादी का ऐसा बोलना अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो दादी की तरफ देखकर बोलता है कि दादी आप एक काम कीजिए ना, आप ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए और फिर आप ऑफिस संभाल लेना और मैं रिश्तेदारों को संभाल लूँगा, ठीक है ना? यही करते हैं, आप आज से ही ऑफिस चली जाओ। तो रुद्र की बात सुनकर दादी ने भी गुस्से में उसे देखते हुए कहा कि ये तेरा हल्का सा गुस्सा मुझ पर काम नहीं करेगा, समझा तू? आप चुपचाप से जाओ और दोनों बहनों को उनकी मम्मी पापा से मिलवा कर लेकर आओ, नहीं तो समझ ले तू आज ही तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, समझा तू? तो रुद्र भी अब काफी ज्यादा इरिटेट होता हुआ बोलता है कि दादी मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, पापा से तो मैं रोज मिल ही लेता हूँ और हाँ मिस पुरोहित से मैं ज्यादा बात करता नहीं हूँ, तो फिर मेरा वहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं है, मैं क्या करूँगा वहाँ पर जाकर? तो शुभ से आप कह दीजिए वो दोनों ही बहनों को लेकर चला जाएगा। दादी भी फिर से गुस्से में रुद्र की तरफ देखते हुए बोलती है कि रुद्र मैंने कहा ना कि तू ही जाएगा तो मतलब तू ही जाएगा, समझा तू? अब मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना है, अब नाश्ता कर और चुपचाप से दोनों बहनों को लेकर प्रताप हाउस से चला जा वहाँ पर, समझा? तो अब शुभ ने भी कहा कि अरे भैया चली जाइए ना, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो नील ने भी हंसते हुए कहा कि एक रुद्र है जो जाना नहीं चाहता है और एक शुभ है जो किसी के भी घर जाने से मना नहीं करता है, अजीब ही है दोनों भाइयों के अंदर की बातें। तो शुभ ने भी अब अपने बालों में हाथ मारते हुए कहा कि हाँ तो भैया मैं ना अच्छा हूँ ना, इसीलिए रुद्र का मन अभी जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कहीं पर भी। नील ने भी अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है चल ना रुद्र, सब चलते हैं साथ में, कितने ही दिन हो गए हैं हम सब मिस्टर राठौड़ और मिस्टर पुरोहित से भी नहीं मिले हैं, तो चल इसी बहाने हम सब मिल लेंगे और उनके घर भी जाना हो जाएगा। तो फाइनली अब डिसाइड हो ही गया था कि आज सब मिस पुरोहित के घर जाएंगे उनसे मिलने के लिए। तो वहीं सौम्या और नरेन भी सबका इंतजार कर रहे थे क्योंकि किट्टू ने बता दिया था। और थोड़ी देर के बाद पूरा प्रताप परिवार राठौड़ हाउस के बाहर खड़ा हुआ था। तो सौम्या और नरेन सबका स्वागत करते हैं और फिर सभी घर वाले राठौड़ परिवार के घर के अंदर जाते हैं और फिर किट्टू जो अपनी मॉम से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, सभी घर वाले बैठकर हंसी मजाक करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। तो सौम्या भी अब सबके लिए डिनर का तैयारी करती है, तो सब मिलकर अभी डिनर करते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद दादी बोलती है कि बेटा सौम्या अब हमें घर जाना चाहिए। सभी घर वाले फिर प्रताप हाउस के लिए निकल जाते हैं। तो रुद्र जो कि अभी गाड़ी चला रहा था और दादाजी और किट्टू दिशा बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। किट्टू दिशा जो आराम से दादी के पास बैठी हुई थी, तभी अचानक से एक बाइक सवार रुद्र की गाड़ी के सामने आ जाता है और फिर रुद्र जो जैसे ही अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाता है तो उसकी गाड़ी एकदम से जाकर पेड़ से टकरा जाती है। तो किट्टू जो भी अपनी सीट पर आराम से बैठी हुई थी वो अचानक से आगे की सीट पर लड़ जाती है और उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है। किट्टू के पेट में दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। एक तो किट्टू पहले से ही प्रेग्नेंट थी और उससे अचानक से उसका गाड़ी से लड़ जाना। तो दादाजी बोलते हैं कि रुद्र जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल लेकर चलो। तो रुद्र जो अभी अपनी गाड़ी को जल्दी से सीधा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देता है और फिर दादी जो अभी भी किट्टू को पीछे से बैठकर संभाल रही थी और दिशा जो अभी भी किट्टू के हाथों को रब कर रही थी और उसे बहुत ज्यादा तसल्ली दे रही थी। रुद्र भी अपनी गाड़ी को तेज के साथ चला रहा था, तेज स्पीड के साथ उसकी गाड़ी भाग रही थी और थोड़ी देर के बाद ही उसने गाड़ी को हॉस्पिटल के बाहर आकर रोक दिया। तो रुद्र भी जल्दी से किट्टू को अपनी गोद में उठाता है और सीधा हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है और सभी घर वाले भी पीछे पीछे से अंदर चले जाते हैं। सभी के चेहरे जो अभी खुशी से भरे हुए थे अब बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। तो डॉक्टर अभी किट्टू को जल्दी से इमरजेंसी वार्ड लेकर जाती है और फिर रुद्र जो कि अभी भी घबराहट के मारे हॉस्पिटल के बाहर चक्कर काट रहा था, तभी शुभ, नील, निहाल, नव्या और अवनी वहां पर ही घबराते हुए आ जाते हैं और फिर रुद्र जो जल्दी से जाता है और नील के गले लग जाता
है। रुद्र की आंखों में कहीं न कहीं आज आंसू भी आ गए थे किट्टू की ऐसी हालत देखकर। नील अभी रुद्र को बहुत ज़्यादा समझाता है कि जल्दी ही किट्टू सही हो जाएगी, तो ऐसे परेशान मत हो, उसे कुछ भी नहीं होगा। तो अवनी भी अब छोटे पैंथर को लेकर वहीं बेंच पर बैठी हुई थी। तभी डॉक्टर्स बाहर आती हैं और सभी घर वाले जो बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से डॉक्टर को देखते रहते हैं। डॉक्टर्स भी थोड़ा सा घबराते हुए आवाज़ में बोलती हैं कि हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर अभी उनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। हमें जल्द से जल्द अभी ही उनकी डिलीवरी को करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो रुद्र को तो दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था। रुद्र जल्दी से बोलता है कि ठीक है डॉक्टर, आप कुछ भी करके बस मेरे किट्टू को बचा लीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो डॉक्टर भी एक फॉर्म रुद्र को पकड़ाते हुए बोलती हैं कि ठीक है, आपको जो भी करना है आप जल्दी से करिए, आपको इस पर जल्दी से साइन करना पड़ेगा। तो उस पर अभी रुद्र भी साइन कर देता है और फिर डॉक्टर्स वो पेपर्स लेकर सीधा अंदर चली जाती हैं। सभी घर वालों के चेहरे पर उदासी आ चुकी थी और कहीं ना कहीं सबके अंदर डर भी था कि कहीं किट्टू को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या फिर उसकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और थोड़ी देर के बाद ही बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो सबके चेहरे पर खुशी आ गई थी और कहीं ना कहीं सबको एक तसल्ली भी मिल गई थी। रुद्र जो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था और अपनी नज़रों को नीचे झुका रहा था, उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी सबसे नज़रें मिलाने में और खासकर शुभ से। तभी नील उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ मारकर बोलता है कि साले, अब तुझे शर्म आ रही है, तू बाप बन गया है, बाप अब छोटा रुद्राक्ष वापस आ गया है। तभी गेट खुलता है और फिर डॉक्टर्स भी बाहर आती हैं। पीछे से दो नर्स दो बच्चों को लेकर आती हैं, जिसे देखकर अभी सबका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। डॉक्टर्स जो मुस्कुराते हुए रुद्र के पास आती हैं और बोलती हैं कि मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह, मुबारक हो, आपकी पत्नी ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। आपको दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। तो दादी जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, उनकी खुशी का तो अब ठिकाना ही नहीं था कि उनको एक साथ दो बच्चों को मुँह देखने को मिलेगा। तो नील और शुभ अभी जल्दी से जाते हैं और नर्स से दोनों बच्चों को लेकर खिलाने लगते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे कि तभी किट्टू ने भी दो जुड़वा बच्चों को जन्म जो दे दिया था। तो एक लड़की थी और एक लड़का था। रुद्र तो अभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा। रुद्र अभी जैसे ही धीरे धीरे शुभ से जाकर बोलता है कि यार मुझे भी तो देख लेने दे एक बार, कैसा है मेरा बेटा, मैं भी तो देख लूँ एक बार। तो शुभ भी बोलता है कि नहीं, पहले मैं देखूंगा, मैं इसका चाचू हूँ और सबसे पहले मैंने इसे अपनी गोद में लिया है, आप नहीं देखोगे भैया। तो रुद्र और शुभ दोनों ही आपस में बहस कर रहे थे कि तभी दादी उनके पास आती हैं और फिर शुभ के कान को मरोड़ते हुए बोलती है कि ये ला ये मेरा पोता है और मेरी पोती है, समझा। तो सबसे पहले मुझे दे तू इसे, मैं अपनी गोद में खिलाऊंगी इन्हें। अपनी गोद में दोनों ही बच्चों को लेकर अभी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी दादी कि तभी दादाजी भी दादी के पास आते हैं और फिर दादी जो बच्चों को लेते हुए बोलते हैं कि अरे चंद्रकला, मुझे भी तो देखने तो मेरी पोती को और मेरे पोते को। सभी घर वाले अभी आपस में ही बहस कर रहे थे अपनी अपनी गोद में बच्चों को लेने के लिए कि तभी प्रताप हाउस में आज एक नई खुशी जो आ गई थी, जिससे सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुशी थे और सबकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। दादी ने भी अब दोनों बच्चों की भलाइयाँ लेते हुए कहा कि हाय, मेरे दोनों बच्चों को किसी की भी नज़र न लगे। तो फाइनली अभी ये डिसाइड हो गया था कि जो सबसे बड़ा है वही बच्चे को सबसे पहले वो खिलाएगा और सबसे पहले बच्चे उनके पास ही जाएंगे, फिर धीरे धीरे सबके पास जाएंगे। तो अभी दोनों ही बच्चे दादा दादी के पास उनकी गोद में बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे और शुभ नील निहाल बैठकर दादा दादी को देख रहे थे कि कब उनकी गोद से खेलने के बाद बच्चे हमारी गोद में आएंगे और हम कितनी देर बाद उन बच्चों को खिला पाएंगे। तो रुद्र भी आज काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, उसके अंदर के सारी तकलीफें आज दूर हो गई थी। तो रुद्र भी अब धीरे धीरे से किट्टू के पास जाता है और किट्टू जो अभी भी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और एक चैन की सांस ले रही थी। तो रुद्र भी किट्टू के पास गया और उसके माथे को चूमकर उसके पास पड़ी चेयर पर बैठ जाता है और फिर उसके हाथ को पकड़कर उसके माथे को सहलाते हुए बोलता है कि सच में लिटिल खरगोश, आज तुमने मुझे ना बहुत बड़ी खुशी दी है, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है। बता नहीं सकता हूँ कि आज मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी किट्टू भी रुद्र की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल देती है, धीरे से रुद्र को देखने लगती है। तो किट्टू अभी हल्के से मुस्कुराते हुए
होती है उससे पहले ही रुद्र बोलता है कि लिटिल खरगोश, तुम्हें पता है कि तुमने 2 बच्चों को जन्म दिया है। और ये सुनते ही किट्टू का तो मुंह अब हैरानी से खुला का खुला रह गया था। उसे तो काफी ज्यादा शर्म भी आ रही थी रुद्र के मुंह से ऐसा सुनकर। और फिर तभी दादाजी और दादी भी अपनी गोदी में लेकर दोनों बच्चों को सीधा किट्टू के पास आते हैं। और फिर किट्टू जो अभी अपने दोनों बच्चों को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि तभी दादी ने भी दोनों बच्चों को अभी किट्टू के पास लेटा दिया था। और फिर किट्टू जो अपने दोनों बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों से हल्का हल्का सा पानी भी आ रहा था अपने दोनों बच्चों को देखकर। तो सभी घर वाले अभी किट्टू और दोनों बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। तभी पीछे से अभी सौम्या और नरेन की आवाज आती है, मुबारक हो मुबारक हो। तो सभी घर वाले भी पीछे पलट कर देखने लगते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। फाइनली अब किट्टू की प्रेगनेंसी डिलीवरी हो ही गई है और किट्टू ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। तो रुद्राक्ष की जिंदगी में आ गई है एक बड़ी सी खुशी। इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड समाप्त होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।